जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों की जो श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, उस श्रृंखला का आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम अगले 25 क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चूना नगरी के तौर पर विख्यात जिला कौन सा है? तो याद रखिए, कटनी जो है ये चूना नगरी के तौर पर विख्यात जिला है। कटनी में चूना पत्थर के विशाल भंडार हैं और इसीलिए इसे चूना नगरी कहते हैं। इसके साथ साथ याद रखिए कि जो चूना पत्थर होता है ये सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में काम करता है। क्लियर? इसलिए इस पूरे क्षेत्र में, कटनी वाले पूरे क्षेत्र में सीमेंट उद्योग अच्छा खासा विकसित हुआ। साथ साथ सतना भी आता है जहां पर सीमेंट उद्योग अच्छा विकसित हुआ है। यहां आपको एसीसी सीमेंट के और कैमूर सीमेंट के कारखाने भी देखने को मिलते हैं, यहां पर फैक्ट्रियां मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम कटनी की बात करें तो याद रखिएगा 28 मई 1998 में जो दुबे समिति की रिपोर्ट आई थी, इसके पहले उसकी रिपोर्ट के तहत जो 10 जिले बने थे, उन 10 जिलों के तहत ही कटनी को एक नए जिले के तौर पर स्थापित किया था 1998 में। क्लियर? और ये कौन से संभाग में आता है? तो याद रखिएगा ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? कटनी जिला। कटनी में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज और है कि इसको पहले मुडवारा के नाम से जाना गया और ये एक ऐतिहासिक स्थल है। कटनी में जाएंगे तो आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है झिझरी। झिझरी जो है वो पूरा स्थल के तौर पर प्रचलित है। इसके अलावा कटनी में ही आपको एक जगह मिलती है जिसका नाम है बहोरी बंद। क्लियर? ये बहोरी बंद जो है ये अशोक के शिलालेख के लिए, यहां पर अशोक का शिलालेख मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये एक जैन तीर्थ स्थान भी है, तो जैन के लिए भी प्रसिद्ध है बहोरी बंद। यहां पर अशोक का शिलालेख मिलता है जो पाली भाषा में लिखा गया शिलालेख। क्लियर? तो इसके लिए बहोरी बंद फेमस है। कटनी बहुत फेमस है क्योंकि यहां पर झिझरी पूरा स्थल इसी के पास में जबलपुर संभाग में है। 1998 को बनाया गया था और चूना नगरी के नाम से ये जाना जाता है, कटनी शहर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोगों को चूना नगरी के प्रश्न का उत्तर मिल गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, धान उत्पादक शीर्ष जिला कौन सा है? धान उत्पादक शीर्ष जिला इनमें से है बालाघाट। याद रखिएगा, बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धान या चावल का उत्पादन करता है। क्लियर? बालाघाट मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में है और ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को छूता है। तो याद रख लीजिएगा, बालाघाट दक्षिण पूर्व में है और छत्तीसगढ़ की सीमा को भी छूता है और महाराष्ट्र की सीमा को भी टच करता है। ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, पर्वतों से घिरा है। सतपुड़ा का जो क्षेत्र है वहां ये आता है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश पर्याप्त है, नदियां भी हैं यहाँ पर, और यहाँ की जो सॉइल है उसमें आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। इन सभी कारणों से चावल की खेती के लिए एक अच्छे क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं धान उत्पादक अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे बालाघाट। लेकिन कभी क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाए और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां है, तो आप बताएंगे बड़वानी। और अगर देश में पूछ ले तो बताएंगे उड़ीसा के कटक में, और अगर विश्व में पूछ ले तो बताएंगे फिलीपींस की मनीला में। क्लियर? तो ये अनुसंधान केंद्र भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत में सबसे ज्यादा अगर चावल उत्पादन की बात कर लें तो वो कहां होता है, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में होता है। और विश्व में अगर पूछ ले तो विश्व में सबसे ज्यादा चीन उत्पादन करता है। चीन तो लगभग बहुत सारी चीजों में नंबर 1 है, लोहा उत्पादन में, सोना उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, कपास उत्पादन में, ठीक है, चाय के उत्पादन में, इन सभी चीजों में चीन दुनिया में नंबर 1 की स्थिति में है, याद रखिएगा। लेकिन अगर चावल की बात करें, धान की बात करें भारत में, तो पश्चिम बंगाल, और अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो बालाघाट का नाम आता है। अनुसंधान केंद्र जो है वो इसके लिए वो मध्य प्रदेश में बड़वानी में है, भारत का कटक में है और विश्व का फिलीपींस मनीला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका दोस्तों, शीतलनाथ की जन्म स्थिति कहां है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए यहां पर, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा। इसका उत्तर जो होगा आपका दोस्तों वो है विदिशा। शीतलनाथ का जो जन्म स्थली है वो विदिशा में है। शीतलनाथ जो है वो जैन धर्म के 10वें तीर्थकर माने गए हैं और कहीं ना कहीं इनकी जन्मस्थली जो है वो विदिशा में है।
तो विदिशा में शीतलनाथ की जन्मस्थली एक जैन तीर्थस्थल के तौर पर जाना जाता है। अगर हम तीर्थंकर की बात करें तो ये गुरु परंपरा जैसी व्यवस्था है। कहाँ? जैन धर्म में टोटल वहां पर आपको 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं इसमें अगर देखें तो पहले जो थे वो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जो पहले तीर्थकर थे, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहते हैं। 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं महावीर स्वामी। वास्तविक तौर पर अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। महावीर स्वामी की बात करें तो 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। वैशाली जो जगह है वहां के कुंडग्राम में। क्लियर? याद रखना है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो इनकी डेथ हुई थी लगभग 72 वर्ष की उम्र में। कहां हुई थी? तो याद रखेंगे कि इनकी डेथ हुई थी पावापुरी में। क्लियर? जो कि बिहार में है। अगर महावीर स्वामी की बात करें दोस्तों तो इन्होंने ब्रह्मचर्य का जो 5वां महाव्रत है वो दिया था। पार्श्वनाथ ने कहा था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 4 में 5वां ब्रह्मचर्य वाला जो महाव्रत है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जिन्होंने लगभग हम बात करें 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था और 12 वर्ष तपस्या के बाद लगभग 42 वर्ष की उम्र में इन्हें कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहां पर ये हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया है किसका? महावीर स्वामी का, जैन धर्म के बारे में, क्योंकि यहां पर शीतलनाथ जी के बारे में बात की थी जिनकी जन्मस्थली कहां है? विदिशा में है। तो यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप लोग क्या करेंगे? बना देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हुआ शीतलनाथ जी का। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा राजगढ़। राजगढ़ जो है मध्य प्रदेश का, ये पृथक मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला जिला बना है। राजगढ़ जो है ना दोस्तों, ये भोपाल संभाग में आता है। और ये भी याद रखिएगा कि राजगढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है देश में। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो कहीं ना कहीं 1948 में हमें दिखता है, लेकिन जब 1 नवंबर 1956 को एमपी का गठन हुआ था उस समय से ही राजगढ़ है। तो राजगढ़ 1 नवंबर 1956 से ही देखने को मिलता है। राजगढ़ का कहीं ना कहीं सौंदर्यिक दृष्टि से भी महत्व है। यहां पर मैंने कल के क्वेश्चंस में बात की थी कि राजगढ़ में ही है नरसिंहगढ़। ये नरसिंहगढ़ जो है ना, ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो कहीं ना कहीं इसे बोला जाता है कश्मीर ए मालवा। तो कश्मीर ए मालवा जो है वो नरसिंहगढ़ को कहा जाता है, जो राजगढ़ में है और एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, सौंदर्य की दृष्टि से बहुत खूबसूरत है नरसिंहगढ़ में। क्लियर? अगर हम यहाँ और डिटेल में जाएं दोस्तों तो याद रखिएगा ब्यावरा। ब्यावरा जो है वो राजगढ़ में ही आता है और यहाँ की एक तहसील के तौर पर है, जिसे हम राजमार्ग का चौराहा भी कहते हैं और प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। कहां? ब्यावरा में। क्लियर? ये कहां आता है? राजगढ़ के अंतर्गत आ रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है राजगढ़ के बारे में। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसके इर्द गिर्द से उत्तर पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है? तो पशुपतिनाथ का मंदिर नीमच, सिवनी, मंदसौर, कटनी, चारों में से ऑप्शन सही है सी, मंदसौर में है। मंदसौर जिसको हम दशपुर के नाम से भी जानते हैं, शिवना नदी यहां पर है जहां पशुपतिनाथ मंदिर है। और अगर हम बात करें कि सबसे प्रचलित, सबसे प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर कहां है, तो वो नेपाल में आपको देखने को मिलता है, काठमांडू वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये मंदसौर पशुपतिनाथ का मंदिर याद रखेंगे। क्लियर है? मंदसौर जो है वो बहुत फेमस जगह है हमारे मध्य प्रदेश की। इसके आसपास में अफीम का उत्पादन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, रीवा संभाग के किस स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी? तो ऑप्शन है आपके सांची स्तूप, भूमरा स्तूप, भरूच स्तूप और या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा कि भरूच स्तूप जो है उसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब की थी? 1873 में की थी। 1873 में ये खोज की थी। और ये भरूच स्तूप जो है दोस्तों, ये अशोक के काल का है। और यहां पर आपको शुंग के समय की भी थोड़ी सी जानकारी देखने को मिलती है। तो अशोक के काल का, शुंग काल के समय की भी जानकारी मिलती है। भरूच स्तूप जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था 1873 में। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो 1861 में
भारत का पुरातत्व विभाग जो बना था, इसके अंतर्गत ये पहले अध्यक्ष बनाए गए थे और जो सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने की और पूरी व्यवस्था चालू हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व का जनक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये बात की हम लोगों ने किसकी, भरूच स्तूप की। रीवा संभाग के बारे में कल बता चुका था, इसलिए हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो याद रखेंगे बैतूल, हरदा, पन्ना, डिंडोरी में ऑप्शन आपका सही है पन्ना। पन्ना भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक जिला है, सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन यही होता है। अगर हम देखें पन्ना में तो मंझगवा की खदान और हिनोता की जो खदान है वो प्रसिद्ध हीरा उत्पादक खदानों के तौर पर फेमस है। पन्ना एकमात्र भारत का हीरा उत्पादक जिले के तौर पर फेमस है। अगर दुनिया में बात करें तो रूस जो सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन करता है और भंडार की दृष्टि से अफ्रीका का स्थान आता है, सबसे ज्यादा हीरे का भंडार अफ्रीका में है। लेकिन चूंकि वहां तकनीकी विकास उतना नहीं है, उत्पादन आपको देखने को मिलता रूस में। लेकिन अगर परिष्करण की बात करें तो ये कहा जाता है कि जो सूरत है वो दुनिया का बहुत बड़ा केंद्र है हीरा का। तो कोई सा भी हीरा दुनिया के किसी भी हिस्से में निकलता है वो सूरत जरूर एक बार आता है। दोस्तों याद रखिएगा, सूरत गुजरात में है, ताप्ती नदी के तट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र के तौर पर देखा जाता है। अगर हम बात करें यहां तो एक और चीज याद रखिएगा कि विंध्य की चट्टाने हैं पन्ना में जहां पर हीरा निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य का सर्वाधिक नवगठित जिला कौन सा है? आगर मालवा, अनूपपुर, निवाड़ी, मुरैना, इन सब में याद रखिएगा निवाड़ी जो है ये सबसे नवीनतम जिला है मध्य प्रदेश का, जो 1 अक्टूबर 2018 को अस्तित्व में आया था। कहीं ना कहीं आगर मालवा पहले होता था जो 2013 में बना था। अनूपपुर की बात कर सकते हैं लेकिन वो 2003 में था। तो सबसे लेटेस्ट जो है वो निवाड़ी में है और ये सबसे छोटा जिला भी है अब तक का मध्य प्रदेश का। एक बात और याद रखेंगे, ये 52वां जिला है मध्य प्रदेश का। और 53वें जिले की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा अभी बना नहीं है, मऊगंज की घोषणा की जा चुकी है रीवा संभाग में। ये रीवा से अलग होकर बनेगा, 53वां जिला होगा मध्य प्रदेश का, जिसकी घोषणा जो है वो 4 मार्च को 2023 को शिवराज सिंह चौहान साहब जब मुख्यमंत्री जी गए थे यहाँ रीवा में, तब उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन अभी ये अस्तित्व में आया नहीं है, हालांकि घोषणा हो चुकी है। तो अभी हम लोग किसको मानेंगे? निवाड़ी को मानेंगे मध्य प्रदेश का सबसे नवगठित जिला। बराबर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नरसिंहपुर, धार, सतना, छिंदवाड़ा। याद रखेंगे छिंदवाड़ा में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। छिंदवाड़ा के साथ ये सिवनी में भी फैला हुआ है और ये महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर है। यहां से पेंच नदी जो है वो बहती है, कहां से? पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, द जंगल बुक का जो कैरेक्टर है मोगली, उसके नाम पर यहां पर मोगली लैंड की व्यवस्था देखने को मिलती है। सतपुड़ा के दक्षिण की तरफ जो ढलान एरिया है उधर आपको ये राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है पर्वतीय क्षेत्र में। क्लियर? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। एक बात याद रख लीजिएगा, 1975 में इसका गठन किया गया था, स्थापना की गई थी और 1993 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर भी लेकर आए थे। तो अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर कब लाए थे, तो याद रखेंगे 1993 में। बना कब था? 1975 में। लगभग 758 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जहां से पेंच नदी बहती है। तो ये बात की हम लोगों ने किसकी? पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेजू बावरा की समाधि कहां है? दोस्तों बेजू बावरा की समाधि ग्वालियर, रीवा, चंदेरी, शिवपुरी, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से आपका सही ऑप्शन है चंदेरी। बेजू बावरा की जो समाधि है वो चंदेरी में है। बेजू बावरा कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ध्रुपद गायन की जो शैली उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और तानसेन के गुरु भाई माने गए, जो 1542 से 1613 के बीच में रहे। अकबर के समकालीन भी रहे और थोड़ा समय जहांगीर के समय भी थे। क्लियर? और जो ग्वालियर के राजा थे राम सिंह, उनके दरबार में गायन का काम करते थे बेजू बावरा जी। बहुत ही शानदार संगीतकार थे। जो संगीत प्रिय लोग होते हैं वो इनकी समाधि पर जाते हैं और वहां जाकर इनको कहीं ना कहीं इनका वंदन करते हैं। तो बेजू बावरा की समाधि कहाँ है? चंदेरी में है, जो 1542 से 1613 के बीच में
अकबर और जहांगीर के समकालिक रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और तानसेन के गुरु भाई थे कौन? बेजू बावरा जी, जिनका नाम था पंडित वैद्यनाथ, याद रखिएगा। इनका वास्तविक नाम था पंडित वैद्यनाथ था। और पहले ग्वालियर के जो राजा थे उनके यहाँ पर ये गायन का काम करते थे। चंदेरी की बात करें तो चंदेरी साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है, चंदेरी साड़ियों के लिए फेमस है, ये भी ध्यान रखना। और चंदेरी का किला भी बहुत फेमस है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रामायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो रामायण संग्रहालय रतलाम, ओरछा, भोपाल, इंदौर, चारों ऑप्शन में आपका उत्तर है ओरछा में है। ओरछा जो है दोस्तों वो निवाड़ी जिले में आता है। पहले ये टीकमगढ़ में था, लेकिन टीकमगढ़ से जब निवाड़ी अलग हो गया तो निवाड़ी जिले में आता है ओरछा। और ये बेतवा नदी के किनारे पर है, ऐतिहासिक जगह है। ओरछा जो है दोस्तों वो बुंदेलों की राजधानी रही है। क्लियर? बुंदेलों की राजधानी रही है। और जुदेव बुंदेला जो थे वीर है ना, प्रताप रुद्रदेव जुदेव जो उनका नाम है, जुदेव बुंदेला। क्लियर? तो प्रताप रुद्र जुदेव बुंदेला जो थे उनके द्वारा 15वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया था। किसके तौर पर? बुंदेलों की राजधानी के तौर पर। ओरछा में आपको रामलला का मंदिर मिलेगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर मिलेगा, जहांगीर का महल मिलेगा। क्लियर? तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं वो आपको ओरछा में मिलते हैं। ऐतिहासिक नगरी है ओरछा, बेतवा नदी के किनारे पर और निवाड़ी जिले में अभी स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर तालाबों का शहर कहा जाता है? तो भोपाल को कहते हैं ताल तलैयों का शहर। सांची पर्यटन स्थल किस शहर के निकट है? तो याद रखिएगा भोपाल के निकट रायसेन में है सांची पर्यटन स्थल, जिसका जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, उसका निर्माण अशोक ने करवाया था और उसकी जो रेलिंग है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। बारना स्थित है दोस्तों, बारना जो है वो रायसेन में है। यहाँ पर बारना परियोजना स्थापित की गई थी लगभग 1978 के आसपास। आगे बढ़ते हैं। मंदिरों के बटेश्वर समूह किस शहर में स्थित है? तो मंदिरों के बटेश्वर समूह जो है वो मुरैना में है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला जिला जो है वो जबलपुर है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहाँ है? मेघनगर औद्योगिक केंद्र जो है वो झाबुआ में है और झाबुआ में सबसे विकसित क्षेत्र में जाना जाता है मेघनगर, जहां रेलवे ट्रांसपोर्ट हो या सड़क ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतर तरीके से विकसित हुआ है। तो मेघनगर औद्योगिक केंद्र झाबुआ का एक औद्योगिक केंद्र है। क्लियर? एनएफएल की स्थापना विजयपुर में किन देशों की सहायता से हुई थी? याद रखिएगा एनएफएल का मतलब है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड गुना के विजयपुर में है और इसकी स्थापना अमेरिका और इटली की सहायता से की गई थी 1974 में। ठीक है, ये एक मिनी रत्न कंपनी है, कई सारे लोगों को रोजगार प्रदान करती है और इसकी स्थापना अमेरिका और इटली के सहयोग से की गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल फर्टिलाइजर जो लिमिटेड है, जो फैक्ट्री है वो कहाँ है? तो बताएंगे गुना में, विजयपुर में है, जो अमेरिका और इटली की सहायता से स्थापित की गई थी। जैव उर्वरक का उत्पादन होता है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्राइंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है? तो ग्वालियर, झांसी और खजुराहो जो है इनको गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है, याद रखना है मध्य प्रदेश में। शिवपुरी जिले में कौन सा अभ्यारण्य भारतीय सारंग या सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे शिवपुरी में करेरा पक्षी अभ्यारण्य है। करेरा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला दो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो याद रखेंगे इन तीनों में जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर जो है वो एक तरफ तो गुजरात की सीमा को छूता है और दूसरी तरफ वो महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। क्लियर? इसके अलावा याद रखेंगे कि झाबुआ जो है, झाबुआ जो है वो गुजरात की सीमा को भी टच करता है प्लस राजस्थान की सीमा को भी टच करता है। इसके अलावा हम जाएंगे मुरैना, मुरैना जो है वो राजस्थान की सीमा को भी छूता है प्लस यूपी की सीमा को भी छूता है। इसके अलावा हम जाएंगे शिवपुरी, शिवपुरी जो है वो पश्चिम में राजस्थान को छूता है और पूर्व में यूपी को छूता है। इसके अलावा हम जाएंगे बालाघाट में, बालाघाट जो है वो छत्तीसगढ़ को पूर्व में छूता है और दक्षिण में महाराष्ट्र को छूता है। इसके बाद हम जाएंगे सिंगरौली में, तो सिंगरौली जो है दोस्तों उसके बारे में भी याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ को भी छूता है प्लस यूपी को भी छूता है। तो ये मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों की सीमा से लगे हुए हैं। क्लियर? तो यहाँ सबका नाम याद कर लीजिए,
जरूरी नहीं कि अलीराजपुरी आए, हो सकता है कि इन सभी में से कोई एक आ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित है, तो याद रखिएगा बैतूल में अमला जो है वो भारत के भौगोलिक केंद्र के तौर पर स्थित है। प्रसिद्ध मेहर माता का मंदिर किस जिले में, मैंने कल के लेक्चर में ही बात की थी इस पर, सतना में है मेहर माता का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत की दूसरी मदर दूध डेयरी कहां स्थापित की गई है, तो होशंगाबाद में। नर्मदापुरम संभाग जो है उसी का ये जिला है और इसका नाम भी अब नर्मदापुरम कर दिया गया है, बराबर। आगे बढ़ते हैं, किस जिले का जनसंपर्क कार्यालय सर्वप्रथम ऑनलाइन हुआ था, तो होशंगाबाद जिले का जनसंपर्क कार्यालय सबसे पहले ऑनलाइन हुआ था। क्लियर दोस्तों, तो ये आज के 25 क्वेश्चंस थे हम लोगों का, ये तीसरा क्वेश्चंस मिलाकर हम लोग 3 लेक्चर्स में 75 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। और ना केवल क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा बल्कि उसके डिटेल भी हम लोगों ने देखी कि कौन से प्रश्न से किन किन चीजों का, किन किन फैक्ट का भी संबंध है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। क्लियर, मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।